हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। मैं रजनीकांत लाटा आपके लिए एक बार फिर से नए वीडियो में लेके आया हूँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब इसमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ना ज़्यादा डिटेल में हम बात करके हम ज़्यादा फोकस करेंगे कि गवर्नेंस से रिलेटेड क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या अभी मुद्दे चल रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेकर के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड जितने भी हमारे यहाँ पर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो भी कंपनीज इन्वॉल्व हैं उनके साथ में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में क्या एक टग ऑफ वॉर क्या चल रहा है, वो सारी डिटेल हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये आ जाती है कि मुद्दा क्या है। मुद्दा देखो ये आ जाता है कि फरवरी 25 को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 फ्रेम कर दिए गए थे, जिनमें इंटरमीडियरीज को गाइडलाइन दी गई और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड दिए गए। बेसिकली ये रूल्स हैं नए, आप ये कह सकते हो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड जो भी कंपनियां काम कर रही हैं उनके लिए एक कोड, एक गाइडलाइन दे दी। अब यहाँ पर आप देखोगे इनके लिए भी एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो कैसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, किन एक्टिविटीज़ को प्रोमोट कर रहे हैं, कहाँ पर अपनी लाइबिलिटी को फुलफिल कर रहे हैं, कहाँ पर वो गलतियाँ कर रहे हैं। तो ऐसे में रूल्स डिक्लेयर करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब ये बात आती है कि ये जो रूल्स हैं ये कैसे डिक्लेयर हुए। तो हमारे पास में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000 अवेलेबल है। उसका सेक्शन 87 क्लोज 2 हमारी गवर्नमेंट को अलाउ करता है कि वो जो है टाइम टू टाइम कंडीशन को, सिचुएशंस को देखते हुए या प्रिवेलिंग जो भी आप कह सकते हो कंडीशंस, उनको ध्यान में रख करके नए रूल्स फ्रेम कर सकती है। तो ऑलरेडी 2011 के रूल्स अवेलेबल थे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइन रूल्स 2011, इनको हटा दिया गया है। अब ये 2021 के नए रूल्स आ गए हैं। तो एक तो ये चीज़, और दूसरी चीज़ ये हो गई कि कंप्लायंस के लिए लास्ट डेट दी थी मई 26, 2021। तो अभी क्या बात हो गई, तो बात यह है कि 26 मई अभी गई है कुछ दिनों पहले, और उसमें कुछ सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज जिनमें हाईलाइट जो हो रही हैं उनमें एक तो व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी फेसबुक, और उसके अलावा ट्विटर, और भी बहुत सारी कंपनीज है जो कहीं ना कहीं इन नए रूल्स के साथ में कंप्लाई नहीं कर पाई है, जबकि डेडलाइन निकल गई। तो इनके ऊपर क्या है, खतरा मंडरा रहा है, और उस खतरे को लेकर के आपने इतनी सारी न्यूज़ हमने डिस्कस की है, चाहे एडिटोरियल हो, चाहे न्यूज़ एनालिसिस हो, बहुत सारी चीज़ें देखी है, जहां पर एक तरफ सोशल मीडिया इंटरमीडियरी, ये जो कंपनीज हैं, और दूसरी तरफ केंद्र सरकार। इसके पहले भी चुनावों में भी बहुत बार ये मुद्दे आए हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिक्वेस्ट की जाती है या एक लेटर भेजा जाता है ट्विटर को कि भाई आप इतने अकाउंट्स को डिसेबल कर दो, ये फॉल्स एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं। तो उन एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखते हुए और करंट सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए, अब पेंडेमिक का टाइम हो रहा है, तो ऐसे में मैक्सिमम काम कैसे हो रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ही हो रहे हैं। तो ऐसे में उनको रेगुलेट करने की एक एग्जिजेंसी आ गई, और उसी को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये 2021 के नए रूल्स इंट्रोड्यूस कर दिए, और उनकी जो डेडलाइन दी थी वो थी 26 मई 2021। तो ये है लेटेस्ट अपडेट। अब जानते हैं कुछ बेसिक्स के बारे में। बेसिक्स की बात की जाए तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती क्या है, वो जानते हैं। देखो, आपके सामने सिंपल डेफिनेशन दी हुई है कि इसमें आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से एक कदम एक्स्ट्रा जाते हो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट मीन्स आप सूचना के संबंध में तकनीकी व्यवस्थाएं तैयार करते हो, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब उसमें क्या हो गया कि आप कुछ इक्विपमेंट यूज करते हो, या फिर आप कैसे इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर सकते हो, उसके लिए अलग अलग मेथड्स के बारे में आप स्टडी करते हो। अब आपने यहां पर एक वर्ड और ऐड कर दिया, दैट इज कम्युनिकेशन। इसका मतलब क्या हो गया कि अलग अलग यूजर्स को इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज के थ्रू आप इंटीग्रेट करोगे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, दैट इज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सिंपल डेफिनेशन देखना चाहो इधर है कि आप देखो कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जनरली एक एक्सेप्टेड मेथड है, या एक्सेप्टेड एक डेफिनेशन है कि सारी टेक्नोलॉजीज, चाहे जिसमें आप ह्यूमन बीइंग की बात करो, पीपल की बात करो, ऑर्गेनाइजेशंस की बात करो, अलग अलग सेक्शंस की बात करो, वो सभी डिजिटल वर्ल्ड पे इंटरैक्ट करते हैं। तो इसको डेवलप करने का ये पूरा मेथड है, इस टेक्नोलॉजी को बोला जाता है आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें टेलीफोन लाइंस या वायरलेस सिग्नल, मोबाइल फ़ोन यूज़ करो, चाहे ब्रॉडबैंड यूज़ करो, कंप्यूटर्स यूज़ करो, या आप सॉफ्टवेयर यूज़ करो, मिडलवेयर यूज़ करो, ऑडियो विजुअल स्टोरेज की बात करो,
किसी भी तरीके से एक्सेसिबिलिटी की बात करो, ट्रांसमिशन की बात करो, इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करो, कुछ भी करो, इन सभी को कंबाइन करके आप बोल देते हो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और ये डेफिनेशन दी गई है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब बात आ जाती है कि क्या क्या मेन कंपोनेंट्स होते हैं। तो कंपोनेंट्स आप जानते हो, सॉफ्टवेयर हो गया, हार्डवेयर हो गया, या आप ऑनलाइन कोई ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, लेन देन कर रहे हो, कोई आप गुड्स का सर्विसेज का ट्रांजैक्शन हो रहा है, आप कम्युनिकेट कर रहे हो टेक्नोलॉजी बेस्ड। डेटा बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूल है, 21st सेंचुरी का बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूल है ये आज के टाइम पे। क्लाउड कंप्यूटिंग, जहां पर एक कॉमन प्लेटफॉर्म होगा जिसको चारों तरफ से जिन जिन यूजर्स को अप्रूवल मिला हुआ है वो एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक एक्सेल सीट वो आपने डाल दी और उसके बाद में गूगल ड्राइव पर उसको एक्सेस आप कर सकते हो 3-4 यूजर्स। ऐसे में क्या हो गया, वो क्लाउड कंप्यूटिंग होगी। क्लाउड मतलब आपने ऊपर की तरफ बादल में कुछ स्टोर कर दिया और उसको चारों तरफ से जो भी लोग आप जिन लोगों को भी अलाउ करते हो वो सब उस बादल को एक्सेस कर पाएंगे। लाइक दैट, उसी थीम पे बेस्ड है ये क्लाउड कंप्यूटिंग। या फिर आप इंटरनेट एक्सेस आप कर ही रहे हो, अभी भी कर रहे हो, तो ये सब मिला करके टोटल क्या हो जाता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब बात आ जाती है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के टूल्स क्या क्या हैं। टूल्स आपके सामने हैं, आप ब्राउजर्स यूज़ करते हो, गूगल अकाउंट यूज़ करते हो, कभी ट्विटर, कभी स्काइप पे, कभी किसी पे जा रहे हो स्लाइड शेयर पे, कभी ड्रॉप बॉक्स यूज़ करते हो, या ऑनलाइन जो भी क्यूरेटर्स हैं जैसे कि डिरगो या आप डिलीशियस करके कुछ भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो। तो ये ओवरऑल हो जाते हैं डिजिटल टूल किट्स जिनके थ्रू आप इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हो, इंटरेक्ट करते हो एक दूसरे के साथ में। तो ये हो जाते हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टूल्स। अब आप देखो कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की हमने इतनी बात कर ली, तो क्या हमारे, और हम इतना यूज़ भी करते हैं, कि क्या हमारे कोई कानून है? जी बिल्कुल, 2000 में इसकी आवश्यकता महसूस कर ली गई थी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में आ गया था। उसमें मेन काम क्या था, इसमें प्रोविज़न ऐसे किए गए थे कि एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया जाए, क्योंकि अब ये रियलिटी बन गई थी कि वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स पे अब बहुत कुछ होने वाला है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रख करके भारत सरकार के द्वारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 लाया गया था। उसमें लीगल फ्रेमवर्क तैयार करना इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के लिए, क्योंकि आज जो कुछ भी आज आप देख रहे हो, इवन आज स्टडीज़ भी आप कर रहे हो, तो आप देख सकते हो कि हमारे फोर फादर्स कितने ज़्यादा फार साइटेड थे, कितनी दूर की सोच रहे थे कि उन्होंने एक्ट पहले ही बना दिया। रही सही में 1990s में इंटरनेशनली जो हम बोलते हैं ना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 3, उसके अंदर कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा स्प्रेड होने लग गया था और उसी के चलते हमारे भी ज़रूरतें महसूस होने लग गई थी, क्योंकि इंडिया में भी कंप्यूटर 1990s में इंट्रोड्यूस हुआ था अगर पब्लिकली देखा जाए तो उसी चीज़ को ध्यान में रख करके ये एक्ट लाया गया था। अब आप देखोगे कि लीगल फ्रेमवर्क लाया गया इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के लिए, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉनिकली कोई रिकॉर्ड अगर स्टोर्ड है तो आपने उसको रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया। डिजिटल सिग्नेचर्स, कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन है, कोई भी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, कोई भी डिटेल है, उनको रिकॉग्निशन मिलनी शुरू हो गई। आपने नोटिस किया होगा जब भी कभी आप कोई पेमेंट करते हो और आपके पास में कंप्यूटर जनरेटेड रिवर्ट में आपके पास में कोई रिसिप्ट आती है, तो उसमें क्या लिखा हुआ होता है, सिग्नेचर्स की जरूरत नहीं है, ये वैलिड है। तो ये इसी एक्ट के बेसिस पे वो वैलिडिटी मिलती है। और इस एक्ट में कुछ और प्रोविजन किए गए थे, क्योंकि साइबर क्राइम जो था वो कहीं ना कहीं नई चीज़ थी। उस टाइम पे इंटरनेट की पेनिट्रेशन धीरे धीरे इंक्रीज हो रही थी, तो ऐसे में साइबर क्राइम्स को रोकना भी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो पहले उनको डिफाइन करना, ठीक है, कि साइबर क्राइम आप किसको बोलोगे, डेफिनेशन दे दी, तो फिर आपने रोकने के लिए क्या कर दिया, पेनल्टीज के प्रोविजन भी कर दिए कि सजा क्या होगी। इस एक्ट में एक कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी भी स्टैब्लिश की गई। उसमें क्या होगा कि डिजिटल सिग्नेचर मतलब जो भी डिजिटली अवेलेबल कंटेंट है उससे संबंधित कोई भी मुद्दा हो उसको रेगुलेट करना और उसको टैकल करना, उसके लिए ये कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज स्टैब्लिश की गई। इसके अलावा आप देखोगे साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल भी रखा गया। अगर इसमें मान लो किसी के इंडिविजुअल के अगेंस्ट में साइबर सिक्योरिटी को लेकर के कोई पेनल्टी वहां पर दे दी गई उसको, तो ऐसे में वो अगर अपने ग्रीवांसेस को रिड्रेस कराना चाहता है, अपनी पीड़ाओं को समझाना चाहता है, तो ऐसे में साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल की एक बार एक अपील का मौका तो दिया जाए। आफ्टर ऑल वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, दैट्स वाई साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल ये स्टैब्लिश किया गया। और काम क्या था, साइबर सिक्योरिटी से संबंधित कोई भी अगर डिस्प्यूट हो या फिर इस नए कानून में कोई भी डिस्प्यूट निकल के आ रहा है, उन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जा सके। इसके अलावा आप देखोगे कंप्यूटर रिसोर्सेज से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज
अगर हो रही है इंडिया में तो उनको भी रेगुलेट करना, उनको भी गवर्न करना। साथ में इसी एक्ट में इंटरमीडियरीज के बारे में भी पूरी डिटेल दे दी गई कि कंप्यूटर रिसोर्सेज का यूज़ करके जहां पर आप इलेक्ट्रॉनिक डेटा यूज़ कर रहे हो, सेव कर रहे हो, जो कि किसी थर्ड पार्टी की है, ना तो सरकार की है ना ये किसी इंटरमीडियरी, जैसे कि आप बात करो फेसबुक, सोशल मीडिया की या कोई भी एक प्लेटफॉर्म की, तो वहां पर वो स्टोर डेटा किसका किया जा रहा है, थर्ड पर्सन का। तो ऐसे में इंटरमीडियरीज को रिकॉग्नाइज करना भी बहुत ज़रूरी हो गया था और वो भी कहीं ना कहीं इसी एक्ट के अंडर में आइडेंटिफाइड है। आगे चलते हैं। अब बात आ जाती है क्या इस एक्ट में अभी तक कोई अमेंडमेंट हुए? जी बिल्कुल, 2008 में अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट हुई, क्योंकि धीरे धीरे और ज़्यादा हम एडवांसमेंट की तरफ बढ़ रहे थे। और इसका थोड़ा सा अगर ऑफलाइन जाकर के मैं आपको समझाऊं तो आप देखो कि हमारे रिलेशंस जो थे वो अमेरिका के साथ में अच्छे होने लग गए थे, क्योंकि 2005-6 में अमेरिका इंडिया न्यूक्लियर डील का बातचीत होनी बहुत हाईलाइट हो चुकी थी, ऑलमोस्ट साइन ही मानो आप, साइन हो चुकी थी। उस न्यूक्लियर डील के चलते ही कहीं ना कहीं अमेरिकन कल्चर का पेनिट्रेशन इंडिया में होना शुरू होता है, और आज यूट्यूब जो आप जिस पे पढ़ रहे हो वो भी कहीं ना कहीं उसी का रिजल्ट है। तो अमेंडमेंट लाया गया 2008 में, सेक्शन 66A इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें एक सेकेंड रुकिए आप, सेक्शन 66A इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें कि अगर कोई भी इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ऑफेंसिव मैसेज अगर शेयर कर देगा तो उसके अगेंस्ट में पेनल्टी लगेगी या उसको सजा की दी जाएगी। और इस एक्ट में जब अमेंडमेंट किए गए ना, तो आप ये एक्ट जब आया था तो आईपीसी, सीआरपीसी इनमें भी चेंजेस किए गए थे, ठीक है, क्योंकि अगर आपको पनिशमेंट देना है तो हमारे यहाँ पर तो सीआरपीसी और आईपीसी दो ही पीनल कोड अवेलेबल है, ठीक है। तो ऐसे में एक तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, वो प्रोसीजर बताता है, और पीनल सजा क्या होगी वो बताता है आईपीसी, तो दोनों में अमेंडमेंट करना भी जरूरी था। इसके अलावा आप देखोगे सेक्शन 69 भी इंट्रोड्यूस किया गया। उसमें ये था कि जो अथॉरिटीज है, जैसे कि सरकार हो गई, तो सरकार को पूरा पावर दे दिया गया कि आपको अगर लगे कि कोई भी इंफॉर्मेशन इंडिया के लिए या फिर किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी सोसाइटी के लिए घातक साबित हो सकता है तो उसको आप मॉनिटर कर सकते हो, डिक्रिप्शन करवा सकते हो, डिकोड करवा सकते हो, और कंप्यूटर रिसोर्सेज को ट्रेस कर सकते हो। तो ऐसे में अथॉरिटी दे दी गई थी गवर्नमेंट्स को। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है 69 सेक्शन की, हम आगे और डिटेल में देखेंगे इस सेक्शन को। इसके अलावा कुछ और मुद्दे जो कि हाईलाइट होने लग गए थे, जिसमें पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्न, साइबर टेररिज्म, वॉयरिज्म, ये कुछ ऐसे मुद्दे थे जो कहीं ना कहीं उस टाइम पर भी परेशान करने शुरू कर चुके थे। तो आज भी इनको टैकल करने में बहुत हद तक सरकारें फेल हो पा रही हैं। कारण क्या है कि कहीं ना कहीं आप देखोगे और लूप होल्स तो निकल जाते हैं। टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा है? साइबर सिक्योरिटी। और साइबर सिक्योरिटी की बात करूं तो साइबर क्राइम ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो उन्हीं को एड्रेस करने के लिए एक्ट लाया गया था, अमेंडमेंट लाए गए थे। तो कहने का मतलब ये है कि सरकारों ने कोशिशें तो बहुत की है, बट वो है कि सक्सेस रेट अभी भी हम उतनी नहीं कह सकते। और उसी चीज़ को ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए कहीं ना कहीं ये नए लॉज 2021 में लाए गए। तो ये अमेंडमेंट की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं इस एक्ट के इंपॉर्टेंट सेक्शंस की। तो देखो 3 सेक्शन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, 66A, 69A और 79। सेक्शन तो बहुत सारे हैं, पर ये 3 के बारे में हम ज़्यादा मेन बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं 66A। इसमें क्या है? रेस्ट्रिक्शन ऑफ फ्री स्पीच। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 में फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसको कहीं ना कहीं रोकने के लिए इसको बोला गया। अब वजह क्या थी, इस सेक्शन को क्यों लेकर के आए थे? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा था इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, कोई एक तरीके से कैंपेन चला रहे थे, या फिर किसी को डराना धमकाना, या फिर किसी की या मान लो कि न्यूड पिक है वो शेयर कर दी बिना उसकी कंसेंट के। कौन चाहेगा अपनी न्यूड पिक शेयर कराना? तो वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, उनको रोकने के लिए सेक्शन 66A इंट्रोड्यूस किया गया था। अब आप देखोगे इस सेक्शन में वही बात हो जाती है, जब लेटर एंड स्पिरिट में आप एग्जैक्टली स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करना शुरू कर देते हो किसी भी एक लॉ को, तब जाके मुश्किलें बढ़नी शुरू हो जाती है। और वही हुई इस सेक्शन 66A के साथ में। हुआ क्या, हमें पता है कि 2000 जब यूपीए सेकंड टेन्योर शुरू हुआ था 2009 के बाद में, है ना, 2009 से 2014 तक का मनमोहन सिंह जी की दूसरी सरकार थी। उस टाइम पे करप्शन इतना ज़्यादा एक हाईलाइटेड वर्ड हो गया था करप्शन, जिसमें आपने 2G घोटाले देखे, कभी आपने कॉमनवेल्थ गेम्स के जो घोटाले थे वो देखे। तो उनके चलते एक कार्टूनिस्ट हुआ करते थे, मतलब एक कार्टूनिस्ट रहे जिनका नाम है असीम त्रिवेदी। तो उन्होंने एक कार्टून बना दिया, उसमें ऐसे डिपिक्शन थी कि इंडिया में जो है करप्शन ज़बरदस्त फैला हुआ है।
तो इस चीज को ऑफेंसिव कंसिडर कर लिया गया और आप देखोगे उनको जेल कर दी गई। ऐसे ही बहुत सारे लंबी सारी लिस्ट थी, मैंने केवल एक ये केस डाला है। ऐसे ही ममता बनर्जी के खिलाफ भी एक बंदे ने अपना एक कार्टून बनाया था तो उसको भी जेल दे दी, एक इंफॉर्मेशन रिलीज कर दी थी सोशल मीडिया पे। तो ऐसे में सेक्शन 66A को इन फ्रीडम, ये जो एक्सप्रेशन दिए जा रहे थे ना लोगों के द्वारा, इनको दबाने में सरकार ने काम करना शुरू कर दिया, जो कि कहीं ना कहीं घातक साबित हुआ। फिर होता है 2012 में दिल्ली बेस्ड एक लॉ स्टूडेंट जिसका नाम था या नाम है, वो अभी भी नाम आता रहता है, वो अब तो एक्सपर्ट हो गए हैं, श्रेया सिंगल। उन्होंने एक PIL मतलब एक तरीके से फाइल की सुप्रीम कोर्ट में और कहा कि सेक्शन 66A जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का, ये गलत है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को माना कि वाकई में सेक्शन 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000 ये आर्बिट्रेरीली काम में लिया जा रहा है, एक्सेसिवली काम में लिया जा रहा है, डिसप्रोपोर्शनेटली इन्वेड कर रहा है जो राइट ऑफ फ्रीडम स्पीच दी हुई है उसको। कहने का मतलब आर्टिकल 19(1) के अंडर में हमें जो फ्रीडम मिली हुई है, बोला उसके ऊपर बिना कोई मतलब के लगाम लगाई जा रही है। तो ऐसे में 66A सेक्शन को स्ट्रक डाउन कर दिया और इसी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के दो बचे हुए इंपॉर्टेंट सेक्शंस को अपहेल्ड किया। एक तो था सेक्शन 69A और दूसरा था सेक्शन 79। इसमें मेन काम क्या था कि अगर इंडिया की सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी को लेकर के अगर कोई मुद्दा उठता है या फिर किसी भी इंडिविजुअल या कम्युनिटी, स्पेसिफिक कम्युनिटी के राइट्स को अगर वायलेट किया जाता है इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के को यूज़ करके या इनके द्वारा, तो ऐसे में उनको ब्लॉक करना बहुत ज़रूरी है। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में सारी वेबसाइट्स आ गई, ठीक है, तो जो भी वेबसाइट अगर इन सेफगार्ड्स को ब्रेक करेगी, जो कि हमारे यहाँ पर मिले हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर उनको ब्रीच करती है तो उनको बैन करने का राइट अपहेल्ड कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ऐसे में सेक्शन 69A और 79 ये दोनों पढ़ने हमारे लिए ज़रूरी हैं। तो पहली बात आती है सेक्शन 69। इस एक्ट में सीधा स्टेटमेंट है कि सरकार, कौन सी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को पूरी पावर दे दी गई कि आप डायरेक्शंस इशू कर सकते हो, जिससे कि आपको अगर ये लगे कि इंडिया की सॉवरेनिटी या इंटीग्रिटी को घातक है, या इंडिया की डिफेंस को खतरा है कहीं ना कहीं, या सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट कहीं ना कहीं अंडर थ्रेट है, मुश्किलों में है, या हमारा किसी दूसरे देश के साथ में फ्रेंडली रिलेशन है, तो उस रिलेशन के लिए घातक हो सकती है वो शेयर की हुई पोस्ट या कोई भी इंफॉर्मेशन, या पब्लिक ऑर्डर को बिगाड़ सकती है, या फिर कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफेंस हो रहा हो, तो उस कोई भी ऑफेंस जिसको इन्वेस्टिगेट करना हो, तो इन सारे मुद्दों को देख करके सरकारों को अधिकार या पावर दे दी गई थी कि आप इन सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज में इंटरसेप्ट कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो, इंफॉर्मेशन को, डेटा को डिक्रिप्ट करवा सकते हो, जो भी इंफॉर्मेशन इन प्लेटफॉर्म पे जनरेट हुई है, इन पे ट्रांसमिट हो रही है, या फिर इन्हीं के कंप्यूटर पे कहीं स्टोर हो रही है, रिसीव हो रही है। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए नहीं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स हमारे यहाँ पर अवेलेबल है, जिनको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में डेफिनेशन के अंडर में रखा गया है। तो ऐसे में सेक्शन 69 में पावर दे दी कि नहीं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को रेगुलेट करने का पूरा। तो इसी का मेन मुद्दा आ गया और इसी सेक्शन को हम आगे काम में लेने वाले हैं, जो समझ में आएगा कि अभी जो नए लॉज हैं उनमें क्या है पेचीदगियां। फिर आप देखोगे कि प्रोसेस क्या होता है ब्लॉक करने का। तो सेक्शन 69 का ही एक सेक्शन और देखो, सेक्शन 69A, उसमें पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है। उसमें दिया हुआ है ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में या फिर जो भी पर्टिकुलर एजेंसी है जिसको एम्पावर किया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट्स के बेसिस पे, तो वो इंटरमीडियरीज को ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे कि वो कोई भी इंफॉर्मेशन वहां पर अगर जनरेट हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है, रिसीव हो रही है या स्टोर की जा रही है, जो कि कहीं ना कहीं घातक साबित हो। किसके लिए? ये 4-5 कंडीशंस देखी जाएंगी इन कंडीशंस के बेसिस पे कि अगर इनको वायलेट कर रही है वो इंफॉर्मेशन, वो जो पोस्ट है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक किया जा सकता है अगर टाइम पे सही कदम नहीं उठाए गए तो ऐसे में ब्लॉक करेंगे एक्सेस को और रीजन जो होगा वो दिया जाएगा रिटर्न में। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये सही काम नहीं कर रहा है, इसको ब्लॉक कर दो, बिल्कुल भी नहीं। आप अगर ब्लॉक करवा रहे हो तो रिटर्न में आपको देना पड़ेगा लिखित में, तब जाकर के वो ब्लॉक किया जाएगा।
इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, जो अभी चाइनीज़ मोबाइल ऐप्स को बंद किया ना अभी रिसेंटली, कितनी सारी 100 से ज़्यादा एप्लीकेशंस बंद की, जिसमें टिकटॉक आपका नाम जानते होंगे, तो वो इसी सेक्शन 69A के अंडर में ही बंद की गई है। और मेन मुद्दा क्या था, नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात आ जाती है सेक्शन 79 की, जिसको सेफ हार्बर बोला जाता है। अब सेफ हार्बर क्यों? क्योंकि सेक्शन 79 में ये बोला हुआ था कि अगर कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, वहां पर कोई यूजर पोस्ट डाल देता है, तो ऐसे में सरकार तो हो गई एक पार्टी, ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गए दूसरी पार्टी, अब ये यूजर्स जो हैं, जैसे आप या मैं, हम लोग हो गए थर्ड पार्टी। अब आप अगर या फिर मैं कोई ऐसा कंटेंट डालूं जो कि कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए घातक है, या कुछ भी मैं ऐसी पोस्ट कर दूं जो कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बन सकती है, तो ऐसे में सरकार जो है इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई एक्शन नहीं लेगी। ये बात हो गई सेक्शन 79 में। तो ये सेफ हार्बर हुआ कि नहीं, सेफ कर दिया कि नहीं, आपने एकदम प्रोटेक्ट कर दिया। और एक्शन किसके अगेंस्ट में होगा? बचे हुए जो सेक्शन है उनमें, जो ये थर्ड पार्टी है जिसने पोस्ट डाली है। तो ऐसे में आप देखोगे कि सेक्शन 79 में ऑलमोस्ट एक ब्लैंकेट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दी इन इंटरमीडियरीज को कि कोई भी इनके अगेंस्ट में लीगल एक्शन ना लिया जा सके। पर्टिकुलरली सेक्शन 499 और 50 ऑफ इंडियन पीनल कोड, जिसमें क्रिमिनल डिफेमेशन, कि आप किसी की मानहानि कर रहे हो। हमारे यहाँ पर सिविल और क्रिमिनल दोनों तरीके की मानहानि वाली मुद्दे चलते हैं। ठीक है, तो ऐसे में इस सेक्शन को अंडर में जो भी एक्शन लिया जा सकता था इन सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज के अगेंस्ट में, उनके बेसिस में इनको प्रोटेक्शन मिल गई। तो ये बात हो गई सेफ हार्बर की। अब बात आ जाती है कि ये इंटरमीडियरीज होती क्या हैं। अभी हमने इतनी बार बात कर ली, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का सेक्शन 2 उसका क्लॉज 1 उसका सब क्लॉज W, उसमें डेफिनेशन दी हुई है कि इंटरमीडियरीज आप उन पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स को बोलोगे जहां पर इलेक्ट्रॉनिक मैसेज कोई भी पर्सन के द्वारा शेयर की जाते हैं, और उन पर्सन के बिहाफ पर वो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म जो है वो उनको सेंड करेगा, रिसीव करेगा, स्टोर करेगा। जैसे कि एक ए यूज़र है और फिर वो प्लेटफॉर्म पे दूसरे पे शेयर कर रहा है, एक प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रहा है, मान लो फेसबुक पे, उस पे शेयर कर दिया, और बी यूज़र है उसको रिसीव कर रहा है। ये यूट्यूब पे मेरे को मान लो आप और मैं यहाँ पर ए यूज़र हो गया, बी यूज़र आप लोग हो गए। तो ऐसे में मैंने जो शेयर किया वो कंटेंट आपको यूट्यूब यहाँ तक पहुँचा देगा। तो ये डेटा स्टोर कहाँ पर है? यूट्यूब के पास में। तो यूट्यूब यहाँ पर ये इंटरमीडियरी की डेफिनेशन के अंडर में आ गया। अब बात आगे चलती है, बात आ जाती है नए लॉज पे कि जो इंटरमीडियरीज हैं इनको क्या कंसर्न है, या फिर नए कानून हम इतनी देर से देख रहे हैं जिसके चक्कर में हमने पूरी ये पिछली 10-15 स्लाइड्स के बारे में पढ़ लिया। ये है क्या पूरा माजरा ये है कि फरवरी में जो कानून आए, जो नए रूल्स फॉर्मुलेट किए गए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंडर में, उनको बोला जा रहा है क्या? द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। इसमें एक काम तो इसमें कुछ प्रोविजंस है इंपॉर्टेंट हमारे लिए। अगर आपने लिखे हुए हैं दैट्स गुड, नहीं लिखे हुए हैं तो जरूर देखो आप इनको। सबसे पहला काम तो क्या किया जा रहा है? एक तो ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम, कि अगर कोई भी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, यूट्यूब हो गया, कोई भी ये ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स बोले जाते हैं, या फिर डिजिटल पोर्टल कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो उनका एक ड्यूटी होगी कि आप ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम बनाओगे कि जहां पर अगर कोई भी इंडिविजुअल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का मिसयूज करके दूसरे लोगों के इंटरेस्ट को हार्म करता है, तो उनके आप ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करो, उनकी पीड़ाओं का समाधान निकालो। एक तो ये मुद्दा। दूसरा जो रूल है ये कि सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया फॉर्म्स जो हैं उनको एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर और एक नोडल कॉन्टेक्ट पर्सन के तौर पे आपको इंडिविजुअल्स को अपॉइंट करना होगा, जो कि लॉ एनफोर्समेंट का काम करेंगे 24 घंटे 7 दिन। तो एक ये हो गया। अब बात ये आ जाती है कि सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया फर्म्स कौन सी होती हैं? वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जिनके पास में 50 लाख से ज़्यादा यूजर्स हैं, उनको सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया फर्म्स बोला गया है। इसके अलावा रूल्स में एक प्रोविजन ये है कि एक ग्रीवेंस ऑफिसर होगा इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के द्वारा, और ग्रीवेंस ऑफिसर जो काम करेगा उसमें ये है कि वो 24 घंटे के अंदर अंदर जो भी उनके पास में मतलब कंप्लेन आ रही है, जो भी ग्रीवेंसेस आ रही हैं, उनको रजिस्टर करना 24 घंटे के अंदर अंदर, और 15 दिन के अंदर अंदर वो मुद्दा सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। एक ये रूल है।
चौथा रूल ये इंपॉर्टेंट आ जाता है जो हमारी यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज रिमूवल ऑफ कंटेंट। कि मान लो किसी इंडिविजुअल ने अपनी पोस्ट डाल दी और उस पोस्ट में किसी दूसरे इंडिविजुअल की डिग्निटी को कहीं ना कहीं हार्म पहुंच रहा है। जैसे कि एग्जांपल यहां पर दिया हुआ है कि किसी पर्टिकुलरली वुमेन की बात कर रहे हैं, जो वुमेन सेक्शन है, फीमेल्स हैं, अगर उनका कोई भी प्राइवेट पार्ट एक्सपोज्ड मैनर में आप कोई भी एक यूज़र जो है वो छुप करके या चोरी से उनकी न्यूडिटी की फ़ोटोज़ हैं, सेक्सुअल एक्ट जो है उनसे रिलेटेड वीडियोज़ वो शेयर कर देते हैं, तो ऐसे में उस कंटेंट को 24 घंटे के अंदर अंदर आप डिलीट कर दोगे जैसे ही आपके पास में ग्रीवेंस रजिस्टर हो जाती है कि भाई मेरे को पता नहीं है ये किसने डाला है, क्या किया है। तो ऐसे में आप कंप्लेंट दोगे ग्रीवेंस ऑफिसर को और 24 घंटे के अंदर अंदर वो जो पोस्ट है उसको डिलीट करना पड़ेगा। एक ये मुद्दा आ गया, एक नया प्रोविज़न ये है। इसके अलावा एक मंथली रिपोर्ट भी देनी पड़ेगी इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, जिसमें ये बताएंगे कि कितनी कंप्लेंट आई और कितना इन्होंने रिड्रेसल किया उन कंप्लेंट्स का। और छठा जो इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है दैट इज़ 3 लेवल का रेगुलेशन, 3 लेवल रेगुलेशन की बात की गई नए पब्लिशर्स के लिए, जिसमें एक तो सेल्फ रेगुलेशन कि खुद से अपने हिसाब से कानूनों को ध्यान में रख के आगे बढ़ो। दूसरा सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी होगी और फिर उसके बाद में सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी जो होगी उसको हेड किया जाएगा रिटायर्ड जज के द्वारा या फिर कोई भी एक एमिनेंट पर्सन हो सकता है। ऐसे में आप देखोगे कि ओवरऑल जो पूरी फंक्शनिंग है ये कहीं ना कहीं देखी जाएगी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री के द्वारा। अब देखने वाली बात यह है कि ये कितना इंप्लीमेंट होते हैं, कितना इंप्लीमेंट नहीं होते। अब बात आ जाती है कुछ बेसिक्स को जानने की, जिनमें एक चीज़ तो हम पहले ही जान चुके हैं कि सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज किसको बोला गया, 50 लाख से ज़्यादा जिनके पास में यूजर्स हो। दूसरी बात यह आ जाती है कि हमने ये रूल्स पढ़ लिए, अब मान लो कोई कंपनी अगर इन नॉर्म्स को नहीं कंप्लाई कर पाती है तो ऐसे में देखो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप को ऑलरेडी एक तरीके से सिग्नल दिए जा चुके हैं कि अगर आप इन रूल्स को कंप्लाई नहीं करते हो तो आपको बैन फेस करना पड़ सकता है नए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स के बेसिस पे। दूसरा, इन इंटरमीडियरीज के अगेंस्ट में जो क्रिमिनल एक्शन नहीं लिए जा रहे थे सेक्शन 79 के अंडर में, जिसको हमने सेफ हार्बर बोला था, वो सेफ हार्बर अब खत्म हो जाएगा अगर ये नए रूल्स नहीं फॉलो किए जाते हैं सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज के द्वारा। तो ऐसे में क्या हो गया, सेक्शन 79 का जो प्रोटेक्शन था वो भी खत्म हो जाएगा, तो बैन भी लग सकता है तो प्रोटेक्शन भी खत्म हो जाएगी, तो उनको सीधा फिर लिटिगेशन पे लिटिगेशन, केस पे केस लगते चले जाएंगे, तो और ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अब बात आ जाती है कि इंडस्ट्री के द्वारा क्या कंसर्न्स रेज किए जा रहे हैं। देखो हमने अभी तक तो सारा का सारा सरकार की तरफ से पढ़ा, अब जो लोग काम कर रहे हैं उनकी तरफ से भी तो कुछ समझने की ज़रूरत है ना, कि उनका भी तो कोई प्रॉब्लम होगी। तो इसमें पहली चीज़ तो आ जाती है ये कि इंडस्ट्रीज़ के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हमें कम से कम 1 साल का कंप्लायंस पीरियड दो, जिससे कि हम आराम से जो भी सिचुएशन है, जैसे कि पैंडेमिक अभी चल रही है, तो इसमें बोला हम इतना जल्दी से इन चीज़ों को कंप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो 1 साल का टाइम दो हमें। दूसरा ये बोल रहे हैं कि सेफ हार्बर प्रोटेक्शन जो सेक्शन 79 में आपने दे रखा था, वो अगर आप हमें नहीं दोगे तो हम कैसे फ्रीली काम कर पाएंगे, हमें वो चीज़ रिस्टोर करो। तीसरी ये कि आप ये कह रहे हो कि अगर जो भी ग्रीवेंसेस आ रही हैं उनको अगर सही टाइम पे टैकल नहीं किया गया, तो जो क्रिमिनल लायबिलिटी लगाई जा रही है वो आप लगा रहे हो इन सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज के एम्प्लॉयज पे। ठीक है, मान लो अब जैसे कि दिल्ली ऑफिस में कोई बंदा काम कर रहा है ट्विटर पे, और ट्विटर ने अगर इन रूल्स को फॉलो नहीं किया तो उस इंडिविजुअल को, जो एम्प्लॉय है, उसके अगेंस्ट में क्रिमिनल लायबिलिटी लगेगी, जो कि बोला कि इसको ड्रॉप करने की जरूरत है, नहीं तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आप और ज्यादा रिड्यूस कर दोगे, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी इंडस्ट्रीज के द्वारा, ये भी बोला जा रहा है। फिर बात आ जाती है कि एक बात ये बोली गई है कि मान लो कोई भी एक ऐसी पोस्ट डाल दी गई जो कि कहीं ना कहीं पब्लिक ऑर्डर के लिए खतरनाक साबित हो रही है, नेशनल इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, तो ऐसे में उस पोस्ट का ओरिजिन कहां से हुआ, उस ओरिजिनेटर की ट्रेसेबिलिटी करने की बात भी की गई है। तो उसमें क्या बोलता है, व्हाट्सएप के द्वारा जो कमेंट आया वो ये था कि आप अगर ओरिजिनेटर की आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करोगे तो हमें एंड टू एंड एनक्रिप्शन को कहीं ना कहीं एक तरीके से तोड़ना पड़ेगा, कि जो प्रोटेक्शन देते हैं कि हाँ, ए यूजर ने अगर मैसेज बी को भेजा है तो बीच में कोई नहीं देख सकता, केवल ए और बी देख पाएंगे। तो ऐसे में एंड टू एंड एनक्रिप्शन जो है वो हमें तोड़ना पड़ेगा, और वो अगर तोड़ेंगे
तो ससेप्टेबिलिटी टू साइबर अटैक मतलब जो भी इंटरनेट पे होने वाले अटैक्स हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे और सिटीजन्स को इसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक ये कंसर्न राइज किया जा रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न आ जाता है राइट टू प्राइवेसी का। हमें पता है कि हमारे यहाँ पर केएस पुट्टास्वामी केस में 2017 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साफ साफ कहा गया था कि राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ विद डिग्निटी का ही एक पार्ट है, दैट मीन्स फंडामेंटल राइट है। तो आप लोगों की प्राइवेसी को बिल्कुल रिस्क पे रख रहे हो, जो कि कहीं ना कहीं आगे और ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज को जन्म दे सकता है। तो पॉइंट ये था कि ये सारे कंसर्न्स इंडस्ट्रीज के द्वारा राइज किए जा रहे हैं। सरकार क्या चाहती है वो रूल्स हमने देख ही लिए, मुद्दे आपको पता है ही कि अभी क्या चल रहा है व्हाट्सएप के साथ में, ट्विटर के साथ में, और बात क्या आ रही है कि 1 साल का हमें कंप्लायंस विंडो प्रोवाइड कर दो। तो ऐसे करके हमने पूरी डिटेल अच्छे से जानी है। कोई भी डाउट हो कमेंट कर सकते हो। ऐसे ही वीडियोस आपको मैं कोशिश करूंगा हर हफ्ते में एक वीडियो ऐसे मिलती रहे, जिससे कि आपके पूरे एकदम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं और आप एग्जाम में आराम से अप्रोच कर पाओ। और अगर आप कोई एग्जाम की प्रिपरेशन भी नहीं कर रहे हो तो आपकी नॉलेज अच्छी बनती चली जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर फॉलोइंग दिस वीडियो। अच्छा, एक चीज़ और, आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हो, जिससे कि अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी हो तो आपको बिल्कुल 100% अटेंशन दी जाएगी। ठीक है, थैंक यू।